ये बताओ, इसकी आवाज अच्छी है या इसकी आवाज अच्छी है? बताओ, ये ठीक है आवाज? बाकी तो आवाज थारे वाले की अच्छी है। भाई मंच पे कोई खड़ा नहीं होगा, जी भी होगी बात, ठीक है? मंच पे कोई नहीं खड़ा होगा, आप लोग बैठो मंच के सब लोग। मीडिया के साथियों से भी निवेदन है कि आप पीछे हो जाओ। भाई बैठो, इनकी तरफ देखो, इनकी तरफ। बैठ जाओ, जगह देके बिठाओ, जगह देके बिठाओ, उधर को जगह देके बिठाओ। हजा में बैठ जाओ, नीचे मत बैठो, अच्छा नहीं लग रहा। अब बात सुनो, अगर वाकई में बाबा साहब का असली खून हो और अगर थारा दिल धड़कता है अपने भाई के लिए, तो फिर जमीन पर बैठो यार। अगर थारे में से एक आदमी भी खड़ा रहा तो यहां के कुछ मीडिया के लोग ये चलाएंगे कि ये तमाशा देखकर आए थे, इनको चंद्रशेखर से कोई मतलब नहीं है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये बताओ, भीम आर्मी वाले हो या नहीं? आरएसएस वाले तो नहीं हो? भीम आर्मी वाले हो पक्का? बताओ, आजाद समाज पार्टी वाले हो या नहीं हो? बताओ, दोबारा पूछ रहा, बता दो। इन बैठो भाई, फिर भाई बात जो सबसे आगे वही नहीं, मीडिया को छोड़ दो, पहले आप बैठ जाओ, मेरी भी तरफ देखो, मैं पानी सर पे घेर कर खड़ा हुआ आपकी वजह से। बैठो ना बैठो, जब तक आप बैठने की नहीं कोई बात नहीं होने की। बिठाओ बिठाओ बिठाओ, बेटे पीछे होकर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ। पता लगा आपके बीच में से कोई खड़ा होकर गोली मार दे, फिर क्या करोगे? इसलिए बिठा रहा था मैं। बैठ जाओ भाई, सब मारे वाले नहीं हो फिर, इसका मतलब मारे वाले तो एक बार के कहे पे बैठ जाओ, डंके की चोट पे बैठ जाओ। मैं जानता हूं भीम आर्मी वालों को, मेरे पर नहीं बैठे जा रहा यहां, लेकिन एक नहीं हिल रहा जो कुर्सी में बैठा, ये है हमारी ताकत। देखो जो नेता मंच पर बैठे हैं वो बहुत सम्मानित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो यहां सामने बैठे हैं उनका कोई तोड़ नहीं है। मैं आज भाई बात सुनो, नारे नूरे मत लगाओ, बहुत हो गई तो ये बात सुन लो। जैसे तुम बोलोगे मेरी बात पर ध्यान हट, तुम चाहो ध्यान हट जाओ मेरी बात पर, बताओ। भाई बैठ जाओ ना, आप पत्रकार थोड़ा ही हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जी भी बात शुरू होगी, जब तक आप बैठने कोई बात नहीं सुनी होगी, आप जानते हो ना मेरी चीजें। बैठ जाओ भाई। आप देखो वो सब लोग जो है ना जिम्मेदार हैं, आपको समय दिया है ना, तो ऐसा मत करो। देखो वो सब बेवकूफ बन रहे हैं, आप पीछे को हो जाओ। नेशनल चौपाल वाला हो जाओ पीछे को, जमीन नहीं बेचना चाह, चलो पीछे को हो जाओ। सबसे पहले मैं अपनी बात को रखने से पहले, दो लोग हैं जो बहुत जरूरी थे मगर बोल नहीं पाए, तीन लोग। एक छोटे भाई लोकेंद्र गुर्जर जो मध्य प्रदेश से हैं, जिन पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ये मेरा छोटा भाई खड़ा है, इसकी तरफ आप देख लो। ऐसे बहादुर भाइयों का हौसला बढ़ाना है। दूसरा, ये मुझे अभी कह रहा था भाई, हमारे यहाँ क्योंकि अनुशासन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल चुके, उनके बाद मेरे बाद फिर वो मनता नहीं है। इसकी दिल की बात ये है कि अगर सरकार सुरक्षा और लाइसेंस नहीं दे रही है तो हम अपने मध्य प्रदेश से गुर्जर समाज के लोग 1000 लाइसेंस जो है ना भाई की सुरक्षा के लिए यहाँ जमा कराना चाहते हैं। मैं इस पूरे समाज का धन्यवाद करता हूँ। एक भाई हैं बिलाल सहारनपुरी, जिनके गाने बहुत मशहूर हैं, वो भी नहीं बोल पाए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। एक हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं चौधरी अमर सिंह पटेल जी, वो भी नहीं बोल पाए। महाराज
शोहरतगढ़ वाले, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। उसके बाद इस मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भाई कमल जी, भाई अमित कसाना जी, चौधरी महेंद्र सिंह जी, गुलजार जी, रविंद्र कुमार भाटी जी, सतपाल चौधरी जी, भाई महेश पहवाल जी, भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भाई विनोदन सिंह जी, हमारे नेता, भाई वीरेंद्र कुमार श्रीश जी, भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, और बहुत सारे मुझे यहां दिख नहीं रहे, नाम लेता रहता दिख नहीं रहे हैं, निजाम चौधरी जी, महक सिंह जी, साजिद सैफी जी, संजय हरीश जी, राजगोपाल जी, और जो रह गया हो वो भी कीमती है, मेरे दिल के बड़े पास है। उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं और स्पेशल धन्यवाद देता हूं दिल्ली की पूरी टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली की पूरी टीम। उसके बाद बेटे इतनी नहीं सुनता मैं, तो मौसम भी आपके साथ है। मैं वादा करके कह रहा अगली 10 मिनट में वो ठंडा होगा, याद रखो मेरी बात को। संतों गुरुओं महापुरुषों का इतना आशीर्वाद है कि अभी वो गोली नहीं बनी जो आपके भाई का सीना चीर जाए। देखो मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, भाषण तो मैं आपको बहुत दिनों से दे रहा हूं, मुझे इस मंच से एक संदेश देना है। मैं उन सब साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जो विभिन्न पार्टियों के एमपी, एमएलए, पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम हमारे साथी जो आए यहां, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं पुलिस के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं। मैं उनको ये भी कहता हूं, एक सूचना उनके लिए ये है कि मुझे खबर दी गई थी कि अभी कौन सा थाना है भाई, घोड़ा कुआ में हमारी 4 गाड़ी रोक के आपने बंद कर दी। देखो बंद का काम तो हमारा है, आपका नहीं है, आप तो कर्मचारी लोग हो, सबकी मदद का काम है। आपका तो काम है सबकी मदद का। और आप जानते हैं इतने लोग आ जाए लाखों की संख्या में तो आदमी पागल हो जाए, लेकिन हम अपनी ताकत को जानते हैं, कभी हम भीड़ देख के पागल होते नहीं। वरना हम ये भी जानते हैं कि अपनी सारी मांग आज ही मनवा देंगे हम संसद की तरफ को चल के, सारी की सारी आज ही मनवा के जाएंगे। और इसलिए मनवा के जाएंगे क्योंकि मैं अपनी बात को रखते हुए बताऊंगा कि लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री टैक्स देते ना हो या देते हो, हमारे किसान, कामगार, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुसलमान, तमाम लोग टैक्स दे दे के इस देश को चला रहे। इसलिए देश के संसाधनों पे हमारा अधिकार ज्यादा बैठता है और हम इस देश में मांगने के लिए पैदा नहीं हुए, इस बात को आप लोग याद रखे हैं। मैंने उस दिन भी अपील की, मैं आपको एक बात बस शुरू करूंगा अपनी बात। आप जानते हो जब मैं पहली बार जेल गया 8 जून 2017 को, भाई बैठ जाओ, देखो तुम खराब कर रहे हो, लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ, मगर खड़े ना हो भाई, झंडा फेंकते बैठ जाओ, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, मजाक बनेगी मेरी अगर तुम मेरी बात नहीं सुनेंगे। मेरी मजाक बनवाना आए हो, खेल बहुत बढ़िया, ये वाले तो नहीं काम के हैं, ये तो नहीं मान रहे। भाई राजेंद्र यादव जी, तो जब मैं पहली बार जेल गया, आपको पता है कि मैं जब भी जेल गया मैं अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में कभी नहीं गया। आप इस बात को जानते हैं, मेरा समाज इस बात को जानता है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो समाज हाथ उठा के बतावे कि मैं गलत कह रहा हूं। जब मैं पहली बार जेल गया और जाने से पहले जब पूरी सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई थी और ये कहा जा रहा था
डीजीपी का ये बयान है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का, कह रहे सरेंडर नहीं कर देंगे चंद्रशेखर को। वो ये संदेश दे रहे थे कि हम इसका एनकाउंटर करके समाज को संदेश देंगे कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ खड़ा होगा हम उस आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन फिर 21 मई 2017 को आप मेरे समाज के सिर माथे सारे लोगों ने आके यही जंतर मंतर, इसी पर आकर आपने मेरे हौसलों को बुलंद करके कहा कि लड़, हम तेरे साथ हैं। और वो दिन है, आज का दिन है, चाहे मैं सीए एनआरसी में जेल गया हूं, चाहे मैं ऐसी एक ताकत को लेके गुरु रविदास घर की तरफ चल दिया था जब इन्होंने मेरी 250 लाठी मार कर खाल उतार दिए कि सच्चो साहब अब तो एसीपी हो गए, जहां रात को मुझे जानवर की तरफ मार कर घेरा गया, वो यही खड़े हैं। उनके जो साथी जिस थाने में मुझे मारा गया था 2-3 बार, वो भी मुझे सवेरे मिले थे। मैंने उनसे एक दिन पहले भी ये बात कही जब मैं पहलवानों के अंदर, मैं आदमी भूलता नहीं हूं भाई, जिसने एक इंच भी साथ दिया कतरा कतरा उसके लिए बहा दूंगा, लेकिन जिसने मेरे लोगों को सताया, जबकि आप जानते हैं कि मैं संविधान में विश्वास रखता हूं, चलो माफ कर दूंगा उसे भी, उसे भी माफ कर दूंगा। लेकिन इस बार आपने देखा कि क्या हुआ, जब वो सीबीआई से नहीं रोक पाए, ईडी से नहीं रोक पाए, इनकम टैक्स से नहीं रोक पाए, जब वो झूठे मुकदमों से नहीं रोक पाए, जेल से नहीं रोक पाए, तो कायरों की तरह आके उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी। आपकी गोली की तमन्ना सच्ची थी और मेरे लोगों के खून के आंसुओं की संघर्ष की तमन्ना सच्ची थी। अगर आपके गोलियों की तमन्ना सच्ची होती और मुझे कोई आगे की लड़ाई ना लड़नी होती तो उसी दिन प्रकृति जो है मुझे खत्म कर देती, क्योंकि गोली का जो सामना वो बड़ा खतरनाक था। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, मैं आपका खून हूं, मैं कल भी थारा था, आज भी थारा हूं, और चाहे फर्श पर रहूं या अर्श पर रहूं या मिट जाऊं, मेरे खून का एक एक कतरा आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए हमेशा खर्च होगा। मेरी बात को याद रखना। लोगों ने कितना गुमराह किया आपको, क्या क्या नहीं बताया, क्या क्या नहीं आरोप लगाए, फिर भी नहीं रोक पाए। क्योंकि जब एक गरीब का बेटा खड़ा होता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। लोगों को लगता है कि ये देश अमीरों का है और अमीर इस देश में राज करेंगे और गरीब जो है वो खून के आंसू रोगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं, गरीब इस देश में खून के आंसू रोने का नहीं, और गरीब इस देश में राज करेगा, ये बात लेके हम लोग सड़कों पर निकलते हैं और हम तो हर दिन को आखिरी दिन मानते हैं। बात मेरी उसकी नहीं थी। जब मैं ज्ञापन पढ़ूंगा आपको पता लग जाएगा कि मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आया या मैं अपनी सुरक्षा की मांग करने आया या मैं सीबीआई जांच की मांग करने आया। मैं आपको बता दूंगा, मैंने समाज को इसलिए बुलाया अपने नाम से क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे आप पे एक रोटी कम हो, चाहे आपको पानी ना मिले, चाहे गर्मी आपको कितनी परेशान कर रही हो, लेकिन आप मेरी बात के साथ खड़े रहोगे। और दिल्ली में आज आपने इतिहास लिख के दोबारा दिखा दिया मेरे लोगों, मुझे गर्व है आपके ऊपर। मुझे गर्व है कि मैं गरेट समाज में जन्मा था, मेरा समाज गरेट है और मेरा समाज सम्राट अशोक की तरह गरेट रहेगा। मुझे इस बात का गर्व है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आज के जो हालात है ना, इन हालातों में एक गरीब के बेटे को रोकना जो ईमानदार भी है और संघर्षशील भी है और जिसके गले में पट्टा नहीं है किसी का, वो बड़ा खतरनाक है। जब मैं कहता हूं ना, मुझे आदत है, पश्चिम के लोग हैं तो भाई आप इसे हम ही मानना करो, ठीक है? इसे आप हम मानना करो सारे, क्योंकि भाई मैं भी तो भीम आर्मी का आपकी तरह सिपाही हूं, एक छोटा सा। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा जो पैदल चल के आए, दोनों हाथ उठा के उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं धन्यवाद दूंगा उनका जो साइकिल से आए, फिर मैं धन्यवाद दूंगा उनका जो बारिश में भीगे, तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करा, उनका हौसला नहीं डिगा, जिन्होंने औरों को भी प्रेरित किया। और फिर मैं धन्यवाद दूंगा जो बस से आए, ट्रेन से आए, कैसे कैसे आए, भूखे पेट आए, कैसे आए। मैं आज अपने परिवार के बीच में हूं, नेता नहीं हूं, यहाँ आपका खून हूं।
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं बात की शुरुआत में ही। अगर मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं गरीबों की, कमजोरों की, पहले होता क्या था आप जानते हो, मैं आपका खून हूं कि गांव में ताकतवर आदमी, सामंती आदमी जिस बहन की बच्ची की चाहे उसकी चुन्नी खींच ले, उसके कपड़े खींच ले, उसको नोच ले, और फिर गांव के गांव में पंचायत होकर बात निमट जाती थी। किसी की बारात रोक दो, किसी के ऊपर पेशाब कर दो, किसी को थूक दो, किसी पे थूक चटवा दो, किसी की मूंछ काट लो, किसी के पानी छूने पे हत्या कर दो। तो पहले ये ताकतवर लोग था, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मगर जब से भीम आर्मी के सच्चे पहरेदार मैदान में आए हैं देश के अंदर, वो कर तो देते हैं घमंड में, लेकिन उन्हें नू नहीं पता, उनकी मां भी नहीं बचा सकती उन्हें। फिर सरकार तो बहुत बड़ी बात है। फिर वो जाते हैं जेल। जब वो जेल जाते हैं तो वहां बैठ के वो सोचते हैं कि हम किसकी वजह से जेल जा रहे हैं। तो जब वो जेल जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं पता है? वो जेल जाके ये कहते हैं बाहर निकलते कि इस आदमी को निपटाओ, वरना तो हमारा एक छत्र जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा इस देश में। उन्होंने शुरुआत ये यहां नहीं की, उन्होंने शुरुआत बिहार में की। जब भाई राकेश पासवान को उन्होंने 20 गोली मारी, हम समझ नहीं पाए। 20 गोली मारने के बाद उन्हें लगा ये डर जाएंगे, लेकिन आप डरे नहीं। फिर उन्होंने विदिशा में हमारे जिला अध्यक्ष भाई चरण सिंह की हत्या करी, फिर भी नहीं हम डरे। हम आंदोलन में आए, हमारी जान चली गई, तब भी नहीं डरे। फिर उन्हें लगा कि भाई जड़ ही काटो, टहने भी मजबूत हैं, जड़ भी मजबूत है, पत्ते भी मजबूत है, भाई जड़ ही काटो। तो बाबा साहब वाले रुकने के लिए, तो जड़ काटने का वो क्या था कि चंद्रशेखर आजाद को निपटा दो। देखो वो तो बच्चे हैं जिन्होंने ये किया है, सच बात बता रहा हूं, बच्चे हैं, लेकिन उनके हाथ पीछे जो है ना, उनकी जिन्होंने उनके हाथ में हथियार दिए वो बच्चे नहीं है। हम सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि अपने आप सिक्योरिटी लेने को हमला कर दिया है। जिसकी रक्षा इतना बड़ा समाज करता हो, जिसकी रक्षा जो है सम्राट वीर भोज के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा सर छोटू राम के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा सतगुरु रविदास जी महाराज के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चे करते हो, उनको लगा कि वो उसको मिटा देंगे। ये किसान कमेरों की आवाज है। ये मिट्टी का भले ही हो, लेकिन इसके लोगों ने इसे बड़ा ताकतवर बना। ये एमपी एमएलए भले ही ना हो, लेकिन ये अच्छी अच्छी सरकारों का गला पकड़ने का दम रखता है। ये बात सब लोग जानते हैं। सम्मानित साथियों, आज इस पावन अवसर पे, क्योंकि भीम आर्मी का स्थापना दिवस भी है, 8 साल पहले आज ही के दिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम हमारे सिपाहियों ने यह ऐलान किया था कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम के संगठन के जरिए हम इस देश में मनुवाद, ब्राह्मणवाद की जड़ें काट देंगे। जो कारवा एक छप्पर से चला, आज वो कारवा सैलाब के रूप में दिल्ली की सड़कों पे है। प्राइमरी स्कूल के मास्टर के इस बेटे ने कभी सोचा नहीं था कि अगर ईमानदारी से काम करने वाले को इतना प्यार मिलता है तो फिर लोग ईमानदारी से क्यों नहीं काम करते। तो मैं इस पावन अवसर पे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। भगवान बुद्ध, सदगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, नारायण गुरु संत गाडगे जी महाराज, चौधरी सर छोटू राम जी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी, संत राम बी प्रजापति जी, महामना रामसु वर्मा जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, इनको इसलिए याद करो, ऐसी सभा में उनको गोली मार के खत्म किया गया था। वो ऐसे सिपाही, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की मूवमेंट के सिपाही, जिनको मारने का काम जो है बिहार में किया गया था। जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीना माना वाल्मीकि साहब को नमन करता हूं।
और सम्मानित साथियों, मुझे संदेश के तौर पर आपको ये कहना है, मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं, क्या मैं कोई गलत लड़ाई लड़ रहा हूं? नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ। एक चीज और बता दो पहले ही, बात पक्की करके चलेंगे आज। बेटियां पैर नहीं छुआ करती, बेटियों के तो हाथ सर पर रहने चाहिए। क्या अगर मैं लड़ाई गलत लड़ रहा हूं और ये लड़ाई मुझे नहीं लड़नी चाहिए, तो आप आज इशारा कर दो। मैं ईमानदार से कह रहा हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिख के दे दूंगा कि हम ये संगठन बंद करके कोई खेती किसानी का काम कर लेंगे। जो आखिरी में बैठे हैं वो सब लोग बताओ भाई, ऐसे नहीं चलेगा, हाथ उठा के बताओ, ये काम बंद कर दूं? अच्छा अब सुनो, फिर गौर करो, एक सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ। ये काम कामयाब कैसे होगा ये भी समझते हो? कब तक मैं आपको दिल्ली बुलाता रहूंगा, भोपाल बुलाता रहूंगा, भरतपुर बुलाता रहूंगा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बुलाता रहूंगा, झारखंड बुलाता रहूंगा? कब तक? हर चीज की एक सीमा होती है। मैं भी आपको बुला बुला के थक गया, लेकिन जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो बंद नहीं हो रहा है। अन्याय अत्याचार बंद करने के लिए पहली 3 बातों पर आप गौर कर लो। पहली ये कि हमें संविधान ने बराबर के अधिकार दिए हैं, सत्ता में हमारे लोग नहीं हैं, इस वजह से क्योंकि जिनकी सत्ता होती है उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता है। तो मान्यवर काशीराम साहब कैडर में एक बताया करते थे कि हमारे पास 5 तरह के बल हैं। कितनी तरह के? 5 तरह के। आवाज आ रही है? गर्मी तो नहीं लग रही? बताओ, गर्मी लगे तो बंद करूं। ठीक, तो 5 तरह के बल है। पहला बल है बुद्धि बल। भाई कान से सुनो, वरना इसके चक्कर में पड़ जाओगे, सब खत्म हो जाओगे। पहला बल है बुद्धि बल, दूसरा बल है धन बल, तीसरा बल है बाहुबल, और चौथा बल है जनबल, और 5वां बल है मनोबल। अगर जिसका मनोबल गिर जाए उसके लिए चारों बल बेकार हैं। मनोबल किसे कहते हैं? कि जब आप पहले ही हार मान लो। साहब भी कहते थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे कह रहा हूं, पहले तो दलित समाज जो है अपना, वो दलितपन छोड़े, अन्याय का जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। हम इस देश में इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम बच्चियां पैदा हो हमारे घर में और उनको नोच लिया जाए, जैसे मणिपुर में नोचा जा रहा है हमारी आदिवासी बहनों को। हम लोगों ने इसलिए अपने परिवारों को आगे नहीं बढ़ाया कि कोई मूत रखने पर उनकी हत्या कर दे, कोई उनको जूते में पानी पिलाए, कोई उनके सर पे पेशाब कर दे। इसलिए हमारे माँ बापों ने हमें जन्म नहीं दिया। इसलिए अपने मनोबल को ऊंचा करो। ये लोकतंत्र है, जिनके पास लोग होते हैं, जिनको उनका राज होता है। लोग आपके पास हैं, लेकिन राज कैसे आएगा इसका तरीका आपको बता देता हूं। राज ऐसे आएगा, जिन्होंने पहले काम किया। हमारे लोगों को मैं सुनता हूं कहते पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो तैयार नहीं है बहुजन भाईचारे के लिए। ये बात बार बार कही जाती है कि पिछड़े वर्ग के लोग तैयार नहीं। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, सच क्या है। सच ये है, और आप इस बात को मेरी सुनोगे, कि पहले दलित समाज के लोगों को पढ़ा के अपने पैरों पे खड़े करके किताबें लिख के अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले जो अगर शुरुआत किसी ने की, गुलाम भारत में अंग्रेजों के गुलाम जब हम थे, तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने की, जो पिछड़े समाज से आते हैं। उन्हीं को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना। बाबा साहब 91 में पैदा हुए और ज्योतिबा फूले 1890 में चले गए। उन्होंने अपना सारा जीवन इस समाज को पैरों पर खड़ा होने के लिए दिल लगाया, क्योंकि बाबा साहब ने भी अपने नारे में कहा शिक्षित बनो। भाई चारों लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, खोंची भर कर बिठा लो, बिठा लो। फिर छत्रपति साहू जी महाराज को याद करो, जिन्होंने बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में योगदान किया, उनकी प्रेस के लिए पैसा दिया। वो हमारे पिछड़े समाज के इतने बड़े नेता थे, राजा होते उन्होंने समाज से कहा
कि डॉक्टर अंबेडकर आपके समाज के सच्चे नेता, इनका साथ दो। आप ये बताओ, वो भी पिछड़े समाज के थे। पेरियारी रामास्वामी नायकर वो भी पिछड़े समाज के थे। नारायण गुरु वो भी पिछड़े समाज के थे। सर छोटू राम वो भी पिछड़े समाज के थे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा वो भी पिछड़े समाज के थे। जननायक कपूरी ठाकुर वो भी पिछड़े समाज के थे। महामना रामस्वरूप वर्मा वो भी पिछड़े समाज के थे। और जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, चाहे शहीद आजम भगत सिंह रहे हों या कोतवाल धन सिंह गुजर रहे हों, शहीद उधम सिंह रहे हों, करतार सिंह सराभा रहे हों, वो भी इसी वंचित पिछड़े समाज के थे। उन्होंने अपना काम कर दिया। अगर आप चाहते हो कि बहुजन एकता बढ़े, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको जाके बहुजन आंदोलन को समझाने का काम करो। जैसे पहले उन्होंने घर घर जाके आपको समझाने का काम किया, ऐसे आप भी जो है अब घर घर जाके उनको समझाने का काम करो। पहले लल्ले यादव भी पिछड़े समाज से थे, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई। आप ये सोचते हो कि वो गलत है, नहीं, कुछ गलतियां हुई है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। वरना पिछड़ा समाज भी ब्राह्मणवाद मनोवाद का सबसे बड़ा जो है विरोधी बैठा है, और ये बात उन्होंने 19 के दशक में करके भी दिखाई है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको और आगे बात को बढ़ाना तो अपने पराये में फर्क समझना पड़ेगा। जब सब लोगों ने रास्ते बंद कर दिए और कहा बाबा साहब अम्बेडकर, खिड़कियां तो, दरवाजे तो बहुत दूर, खिड़कियां भी बंद कर देंगे, घुसने नहीं देंगे संविधान सभा में, तब उनको खुलना ढाका से की खुलना सीट से जिताकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजने वाले लोग वो मुस्लिम समाज के थे। उन्होंने भी अपना जो है पहले हक अदा किया। संसद में बाबा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाबा साहब गए, तब जाके संविधान लिखने का मौका मिला, तब जाके आपको हक अधिकार मिले। आज वो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई हमने तो समय समय पे अपना काम किया, हमारे लिए कौन लड़ेगा। इसलिए मैं सीए एलपीआर एनआरसी के आंदोलन में मिल गया, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि आपका अपना कौन है और आपका पराया दुश्मन कौन। अभी मंच पे तमाम पार्टियों के नेता बैठे थे, उनको पार्लियामेंट जाना था, हमारे आरजेडी के नेता बैठे थे। मैं उनसे कहता, अगर वो होते कि भाई मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपकी पार्टी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आपके राज में हमारे लोगों की खाल उतारी जा रही है, आपके यहाँ आयोग नहीं बना हुआ, भाई आप भी कुछ करके दिखाओ। दूसरों को गाली देने से काम नहीं चलेगा। उनके यहाँ SC आयोग नहीं है, महिला आयोग नहीं है, उनके यहाँ राकेश पासवान की हत्या कर दी जाती है, आरोपी गिरफ्तार नहीं होते। मुझे उनसे भी कहना था, लेकिन समय कमी से चले गए। हमारे कांग्रेस के नेता भी बहुत सम्मानित साथी भाई आए थे, मैं उनका भी बड़ा सम्मान करता हूं। भाई बात बंद कर दूं, ये इसको देखना। मैं उनसे भी पूछता कि भाई मैं आपके सीनियर नेताओं का भी वो लड़ रहे हैं, सम्मान करता हूं, लेकिन जब आपके यहाँ इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, जब आपके यहाँ ओम प्रकाश रैगर, जोधपुर की बिटिया, JNU के स्कूल की बच्ची, जब उनके साथ अन्याय होता है तो भाई आप भी कुछ करके दिखाओ। सिर्फ गाली देने से काम नहीं चलने का कि दूसरी सरकार खराब है। आपके राज में भी बहुत कुछ भला नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा स्पष्ट संदेश है कि जब तक आपकी अपनी ताकत नहीं बढ़ेगी, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी बात को याद रखना, किसी के पीछे खड़े होने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, मैं आपको पूंछ बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको मूंछ की लड़ाई लड़ने के लिए कह रहा हूं कि अपना हुक्का अपना मरोड़, और मन आया तो पिया नहीं दिया फोड़। ठीक है, अपनी ताकत बनाओ। जब आपका विधायक जीतेगा, जब आपका MP जीतेगा, आपका व्यक्ति सदन में होगा, फिर अगर अन्याय अत्याचार होगा तो फिर हम हिसाब करेंगे। हमारा एक एक अम्बेडकरवादी सदन को चलने नहीं देगा, चाहे सदन ये वाला हो या विधानसभाओं के सदन है। तो सारी बात मैंने आपको बता दी। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मेरा जो गिरता हौसला है, जो गिर नहीं सकता आप जानते हो, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि कहते हैं पुनर्जन्म होता है, मैं तो मानता नहीं, लेकिन सच ये है कि जब वो गोली चली थी
मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने अधिकारी को फोन करके कहा कि गोली तो लगी है, लेकिन लगी कहां ये पता नहीं भाई। और पिछला जन्म भी जीवन भी आपके लिए था एक एक कतरा, और ये जीवन भी आपके लिए, ये ऐलान करने के लिए आपको बुलाया। दूसरा, सीबीआई जांच क्यों जरूरी है ये भी सुन लो। जो लोग ये कह रहे थे सुरक्षा के लिए गोली चलवाई या करा, तमाशा बना रहे थे, उनको आदत है मुझे नीचा दिखाने की, आदत है उनको, क्योंकि उन पे ये गरीब का बेटा पच नहीं रहा भाई, ये कमेरी माँ का बेटा पच नहीं रहा उन पे। तो मैं भी उनको बता देना चाहता हूं कि हो सकता है आपके मालिकों के हाथ भी इसमें शामिल ना हो, इसलिए मैं इसकी सीबीआई जांच चाहता हूं कि मेरे जान से ज्यादा, मेरी जान से, मेरे लोगों से ज्यादा दूसरों को क्यों प्यार हो गया है, वो क्यों मेरी जान लेना चाहते हो। तो प्रकृति के आशीर्वाद से, आप भाइयों के सहयोग से, प्रार्थनाओं दुआओं से मैं आपके बीच में, वरना ऐसा भी हो सकता है कि आज यहाँ इकट्ठा तो होते, मेरी तस्वीर लगी होती और आप रो रहे होते कि भाई हमारा भाई चला गया। मैं जानता हूं कैसे कैसे उधार पैसे लेकर आए होंगे, और आने जाने के बाद जब खबर आएगी कि आप तक कोई और मुसीबत ना पड़ जाए, लेकिन जब आप अपनी जगह से नहीं हिलते तो फिर मेरे साथ कोई मुसीबत आ जाए मुझे भी हिलने का मेरा मन नहीं करता। आप बताओ कैसे छोड़ दूं, आपके हाथ कैसे छोड़ूं, आप बताओ कैसे छोड़ूं आपके हाथ जिन्होंने मेरे लिए दिन रात नहीं देखा, आंधी तूफान नहीं देखा, गर्मी नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, कोई भी मुसीबत नहीं देखी, भूख प्यास, उनका हाथ कैसे छोड़ दूं, उस समाज का हाथ कैसे छोड़ दूं, कैसे डर के घर में बैठ जाऊं, कैसे सीना तान के आपका खून होके बाहर ना आऊं। इसलिए यहां मैदान में हूं, ये मैं समझना डर गया हूं, जिस दिन डर गया आप ये समझना कि मर गया हूं। जब तक जिंदा हूं पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ूंगा। दिल्ली के भी बहुत साथी आए, मध्य प्रदेश के बहुत साथी आए, 22-23 स्टेट से साथी आए, थोड़े थोड़े अपना अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए। 2-2 हजार किलोमीटर से लोग आए, उड़ीसा से आए, झारखंड से आए, तेलंगाना से आए, कर्नाटक से आए, त्रिपुरा से आए, असम से आए, बंगाल से आए, बिहार से आए, राजस्थान से आए, कश्मीर से आए, पंजाब से आए, हरियाणा से आए, यूपी से आए। यूपी वालों का तो खून हो तो भाई, खून तो सभी का हो, वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आजकल। तो मैं आपके आगे ज्ञापन पढ़ता हूं, आप ज्ञापन को गौर से पढ़ ले, सुन लेना एक बार। बहुत महत्वपूर्ण है ये ज्ञापन, और ये ज्ञापन इसलिए जरूरी है कि एक छोटी सी मांग इसमें मुझसे जुड़ी हुई है, लेकिन बाकी मांग बहुत मुझसे जुड़ी हुई नहीं है, समाज से जुड़ी हुई है। भाई चंद्रशेखर तो अकेला आदमी मर जाएगा, लेकिन इस समाज के साथ जो न्याय हो रहा है उसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना, या उसका हिसाब नहीं करने के। क्या हम इस देश में, आप बताओ, मरने के लिए पैदा हुए हो? मणिपुर की बच्चियां याद हैं? देखो हमारे साथ तो शोषितों के साथ ये सदियों से होता आया, वीडियो भले ही वायरल ना होती हो लेकिन होता तो आया है। लेकिन अब ये बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप बताओ। तो मैं आपके आगे ज्ञापन पढ़ूंगा। आखिरी मांग जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़ेंगे। जो ज्ञापन है उस पर गौर कर लो, मीडिया के साथी भी ज्ञापन चला देना भाई, भाई कान से सुन लो। बच्चों बोलो, ये गौर सुनो। जय भीम के नारे तो बहुत दिन तक लगा रहे, ये सुनो, इसी में है सब कुछ। निवेदन करना राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से उम्मीद खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जी तो उनका भी नहीं लड़ पा रहे लड़ाई जिनको सरकार बनाए। भाई बैठ जाओ। अरे मैं तुम्हें नेता बनाना चाहता हूं, तुम पत्रकार बनना चाह रहे हो, फोटोग्राफर बनना चाह रहे हो, बैठो यार, क्या कर रहे हो कमाल, बैठ जाओ यार, ये कोई बात ठीक नहीं। इतनी बार मैंने कभी नहीं कहा आज तक समय, आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने इतनी बार कभी निवेदन नहीं किया। आप जानते हो नहीं जानते हो? सुनो मेरी बात पे गौर करो, अब मत बोलो बस कोई भी। निवेदन करना है
कि स्वतंत्र भारत के संविधान में समस्त नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय हेतु मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही सदियों से हक वंचित वर्गों, विशेष रूप से जाति जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा व इनके विकास के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। हमारा संविधान समाज के कमजोर वर्गों SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। यथा संविधान अनुच्छेद 38 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। यह अवगत कराना है कि सदियों से SC, ST समुदाय के लोग सामंतवादी और घृणित जातिवादी क्रूर मनवादी मानसिकता का शिकार बनाए जा रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति का सिर के ऊपर अपर कास्ट के व्यक्ति द्वारा पेशाब करना आधुनिक भारत की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। इसी प्रकार पिछले कुछ वर्षों में देश के राज्यों में समाज के इन कमजोर वर्गों के लिए चैलेंज करके सुनिश्चित हत्याएं की जा रही हैं, जिसमें प्रमुख घटनाएं हैं शोधार्थी छात्र रोहित वेमुला की हत्या, वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेर की हत्या, मनीषा वाल्मीकि की हत्या, जितेंद्र मेघवाल की हत्या, इंद्र मेघवाल की हत्या, रमन वाल्मीकि की हत्या, भाई आकाश गुजर की हत्या जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गोली मारकर की गई। इन घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि देश भारत के संविधान से नहीं बल्कि देश का शासन प्रशासन मनोविधान से संचालित हो रहा है। समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ आए दिन सुनियोजित हिंसा, हत्याओं तथा मॉब लिंचिंग घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। NCRB की रिपोर्ट इसका सरकारी सबूत है। अब मैं आपको एक एक करके मांग पढ़ता हूं। पढ़ूं भाई? आप समर्थन भी करना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारा बुद्धिजीवी समाज भी सुने कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं या समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम आपकी वोट से बने वो नेता नहीं जो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में तलवे चाट रहे RSS और भारतीय जनता पार्टी के। हम आपका खून है, कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे और हमेशा सड़कों पर लड़ते रहेंगे। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। देश में 85% लोग SC, ST, OBC व अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जबकि हायर जुडिशरी अर्थात सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में इन वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके लिए इन वर्गों के जजों की समानुपातिक आरक्षण के तहत नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। और इसका एक उदाहरण बता देता हूं। यूपी HDS में पिछले 10 साल में दलित समाज का एक भी बच्चा भर्ती नहीं हुआ। आप चेक करा लेना। उन्होंने एक षड्यंत्र कर रखा है, हम उनको हरा देते हैं कंपटीशन में, इंटरव्यू में वो हमें हरा देते हैं। उन्होंने कहा इंटरव्यू में 80 नंबर नहीं आएंगे तो भाई कामयाब नहीं माना जाएगा। 70 से 79 देकर हमारे लोगों को निकाल देते। आप देखो लोकतांत्रिक भारत में एक जज नहीं बना पिछले 10 साल में। आप इस बात को समझो कितनी बड़ी साजिश है। पिछड़े वर्ग के भी 2-4 बने होंगे। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके नेता जिनको आपने वोट से बनाया उनको दिखाई नहीं देता भाई। जब आपका जज नहीं होगा तो फिर 10 लाख का जुर्माना तो लगेगा भाई, या नहीं? फिर संविधान के अनुच्छेद दूसरी मांग है, ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पहले वाली संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को एक संवैधानिक संस्था है। इस आयोग को प्रत्येक राज्य में गठन हो, जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज हो। इस प्रकार जिला स्तर पर आयोग का गठन किया जाए तथा भारत के प्रत्येक जिले में SC, ST एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाए, जो केवल SC, ST एक्ट में दर्ज केसों की सुनवाई करे और आयोग उनकी निगरानी करे। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार वालों को भी अपने यहां आयोग बना देना चाहिए, ठीक है? ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छे। SC, ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 के उपबंध 4 के तहत जिला स्तर पर जिलाधिकारी की संस्तुति में जांच प्रक्रिया की निगरानी हेतु वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कमेटी का गठन किया जाए तथा SC, ST समुदाय के जघन्य अपराधों जिसमें कम से कम 7 वर्ष की सजा हो
पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि कम से कम जो भी 8,25,000 रुपए मिलती है 50 लाख रुपए की जाए पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बताओ सहमत हो या नहीं सहमत हो? भाई मंच के लोग हाथ नहीं उठा रहे हो तो हम एक तरफ हो गए। चलो आगे बढ़ो। SC ST वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों का उच्च पदों पर SC ST OBC वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों का उच्च पदों पर समुचित प्रतिनिधित्व हेतु प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्राविधान किया जाए तथा इन वर्गों का बैकलॉग कोटा पूर्ण करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चला जाए। हमारे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी आए हैं, आप भले धीमे धीमे हमारे साथ खड़े हो रहे हो, हम आपके साथ खड़े हैं। प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC को लागू करवा कर देंगे इस देश में, याद रखियो। सन 1931 के बाद देश में आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं की गई, अतः जाति आधारित जनगणना की हम पुरजोर मांग करते हैं तथा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत देश में वास्तविक लोकतंत्र कायम हो सके एवं जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाया जाए। आप चाहते हो जातिगत जनगणना हो? ठीक है। यह है कि सरकारी उपक्रमों तथा संस्थानों का निजीकरण संविधान की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा खिलाफ है, क्योंकि यह सरकारी नौकरियों में आरक्षण को समाप्त करने की साजिश है। अतः निजीकरण पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। आप इस पे सहमत हो? जब हमारी सरकार आओगी सारा जिनका निजीकरण हुआ उनका राष्ट्रीयकरण कर देंगे, आप चिंता मत करो। केंद्र और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू की जाए। यह है कि सेना में अग्निवीर स्कीम को खत्म कर पुरानी भर्ती व्यवस्था लागू हो, क्योंकि आपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और नौजवानों के भविष्य के साथ लोग अग्निवीर से वापस लौट रहे हैं। इसको भी हम ही करा कर देंगे और किसी में हिम्मत नहीं। ठीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसान देश की रीढ़ है, अतः किसानों की MSP की समय कानूनी लीगल गारंटी सुनिश्चित की जाए। और अभी जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो झूठे मुकदमे लगाए गए थे वो मुकदमे वापस हो और जो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए आप दे रहे हो उसको बढ़ाकर 24,000 रुपए किया जाए। यह है कि संविदा नौकरी में आउटसोर्सिंग भर्ती को तत्काल खत्म किया जाए तथा संविदा पे कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों का समान वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाए। जो सफाई कर्मचारी ने संविदा पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से ठेके संविदा पे रखे गए हैं उनको संवैधानिक आरक्षण का अनुपालन करते हुए नियमित किया जाए। आप इससे सहमत हो? भाई पहले तो ठेकेदारी होनी नहीं चाहिए, मगर जो ठेकेदारी पे है अगर सरकारी कर्मचारी को 50,000 रुपए मिल रहे तो उसको भी 50,000 रुपए मिले। इस बात पे सहमत हो? चलो ठीक है। और सफाई कर्मचारी दिल्ली के तैयार हैं, आपकी मांग हम अगले 1 महीने पूरी करवाने के लिए यहां की सरकार से भी निपटेंगे, आप चिंता न करियो। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पूर्व सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी समाप्त की जाए तथा शैक्षिक और लैंगिक स्थापना समानता स्थापित की जाए। उसके बाद UCC पे आपसे बात करेंगे। अगर आप अल्पसंख्यकों के विरोध में कोई भी कानून लाओगे हम उसका ड्राफ्ट पढ़ेंगे, आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार के लोगों, इस बात को याद रखना। और भाई आखिरी मांग ये है, मैंने कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़ देंगे, मैं मांग बता देता हूं कि इस घटना की CBI जांच हो और सुरक्षा तो भाई समाज ही करेगा, थारे मांगने दे देने वाले तो है नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है, ये समझना पड़ेगा कि देश के जब सरकार के नेताओं को सुरक्षा मिल सकती है तो हमारे नेताओं को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। सरकार आती जाती रहती है, हम भी टैक्स देते हैं, आप भी टैक्स देते हो, हमारी संख्या ज्यादा, हमारा टैक्स ज्यादा है, फिर सुरक्षा आपको क्यों? आपकी तो सरकार है, आप पे कौन गोली चला रहा है? गोली तो हम दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की छाती से निकल के जा रही है, इसलिए सुरक्षा की जाए। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को मैं कहना चाहता हूं, अगर वो संत है और अगर वो न्याय की बात करते हैं, कानून के राज की बात करते हैं तो वो वहां से पैरवी करें। और केंद्र सरकार अगर सच्ची है, उनका हाथ नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का और केंद्र गवर्नमेंट का,
तो वो उस रिक्वायरमेंट को जो है, जो यूपी गवर्नमेंट भेजे उसको फाइनलाइज करके ऑर्डर करे सीबीआई जांच के। हम बताएंगे कि इसमें सांप चूहे शामिल हैं या बड़े बड़े अजगर जो है शामिल हैं। आपको पता है पहलवानों के मामले में न्याय कैसे हुआ, आपने देखा। आपको याद है पहलवानों का समर्थन भी हमारे साथ है। और यहां मणिपुर की कुछ बेटियां भी बैठी है, वो मिलना चाहती है, मैं उनको भी सुनूंगा। और हमारी बहन प्रतिभा जी वो भी यहाँ आई हुई हैं, जो पूर्व विधायक है नवलगढ़ से, उनका भी धन्यवाद। बहुत सारे साथी जिनके नाम छूट गए, यहाँ ओम प्रकाश रहेगा, हमारे छोटे भाई की सिस्टर ठीक है, तो वो भी बिटिया यहाँ आई हुई है। और बहुत सारे हैं जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ, सब लोग आए हुए हैं। और एक अगर मध्य प्रदेश में हम लोग पहले तो लड़ाई लड़ ही रहे मध्य प्रदेश के लोगों को, राजस्थान के लोग कहना चाहता हूं भाई मेरी जान की रक्षा तो हो जाएगी, चलो सुरक्षा भी इंतजाम हो जाएगा, लेकिन आम जमीन पे तो आप लोग भी लड़ रहे हो। पूरे भारत में बिहार हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, यूपी हो, उत्तराखंड हो, आपकी रक्षा कौन करेगा? आपको भी तो गोली चल सकती है। इसलिए हमें सुरक्षा की नहीं, अपनी सुरक्षा की नहीं, समाज की सुरक्षा की जरूरत है। इसलिए सरकार सुरक्षित माहौल लागू करे। और अगर सरकार पे सुरक्षित माहौल लागू नहीं हो तो सरकार कुर्सी छोड़े। क्यों जबरन चिपक के बैठे हो भाई? आप मणिपुर को न्याय नहीं दे सकते, आप राजस्थान में न्याय नहीं दे सकते, आप बिहार बंगाल में न्याय नहीं दे सकते, आप दिल्ली में न्याय नहीं दे सकते, आप मध्य प्रदेश में और केंद्र से न्याय दे सकते। तो भाई हम अपने लोगों को ये कहना चाहते हैं आप सब लोगों के सहयोग से कि राजस्थान के लोग मेहनत करने पे आ जाओ, मध्य प्रदेश के लोग मेहनत करने पे आ जाओ, छत्तीसगढ़ के। तो इसी बार जो है आपका सत्ता की चाबी आपके हाथ में मध्य प्रदेश राजस्थान में आ जाएगी, छत्तीसगढ़ में। क्योंकि चुनाव जैसा होगा उसमें 5-7 वोट विधायक जिसके पास होंगे उसके पास चाबी होगी। और हम काम करने वाले लोगों को लड़ा रहे हैं, तो हमारा विधायक जो है हो सकता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाए या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए, आपकी सरकार में हिस्सेदारी हो जाए। इसलिए आपसे कहूंगा मध्य प्रदेश राजस्थान के लोग ज्यादा काम करें और आप यहां आए पुणे। देखो भाई, हाँ ईवीएम के खिलाफ भी ये कह रहे हैं, मैंने गाने में वो संदेश दे दिया था कि ईवीएम का इलाज भी हम ही लोग करेंगे, हम ईवीएम के भी खिलाफ हैं। अब मेरी आखिरी बात सुनो जो बहुत जरूरी है, हम सरकार को 15 दिन का समय देंगे। अगर सरकार ने 15 दिन में हमारी बात नहीं मानी फिर हम पीसी करके अपनी आगे की योजना के बारे में बताएंगे। और मेरा तो मानना है कि पूरे देश में हम जन जागरण करके 22% शेड्यूल कास्ट और 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को और अल्पसंख्यक लोगों को जो है इकट्ठा करने काम करेंगे और उनको दो दुश्मन की पहचान करवाएंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि बहुजन समाज राज करे, उनके साथ अन्याय होना बंद हो। अब अगर आपके यहां वो यात्रा आएगी तो आप लोग मेहनत करोगे नहीं करोगे बताओ? अगर दोबारा बुलाऊंगा आओगे नहीं आओगे? कभी सोचो पिछली बार हम चले गए, इस बार और चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी मेरा ये अल्टीमेटम है देश के प्रधानमंत्री को, मेरी बात को गौर से सुन लेना। मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री तक चला जाए, इंटेलिजेंस के जरिए। अगर मणिपुर का अन्याय नहीं रुका और मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया गया और वहां कानून का राज स्थापित नहीं किया गया तो बहुत जल्द मैं जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन मणिपुर के लिए बैठूंगा। क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि किसी भी देश की तरक्की का पैमाना और देश की महिलाएं हैं और हम प्रथम रंटे भारतीय हैं। अगर मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय होगा तो हम मुंह छिपा के घर में नहीं बैठेंगे, इसी जंतर मंतर पे। मैं चाहता आपको रामलीला मैदान भी बुला लेता, पता है इसलिए बुलाया कि जंतर मंतर का इतिहास है। आपने 21 मई को मुझे ताकत दी और ये वो धरती है जहां पहलवान बेटियों पे लाठियां चलाई गई। उस दिन मैं नहीं था, एक जख्म का हिसाब करने के लिए मैंने आप लोगों को यहां बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहर।
जय संविधान। हमारी एकता जिंदाबाद। एक रिक्वेस्ट, जैसे आराम से आए वैसे ही जाना, जैसे आराम से आए आप वैसे ही जाना। आपकी जान कीमती है मेरे लिए बहुत। जो जैसे आए ऐसे ही जाना। आपने देश को बता दिया कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी झुकेगी नहीं। धन्यवाद।